राखी बेचने वाली गरीब बहू। भारती के सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। उसे अकेले ही अपनी सास और 2 बच्चों का ख्याल रखना था। भारती एक विधवा औरत थी। उसके जीवन में खुशियां कम और दुख ज्यादा थे, लेकिन फिर भी उसने कभी भी दुखों के आगे खुद को कमजोर महसूस होने नहीं दिया। अपनी हिम्मत को बरकरार रख अपने जीवन में वह आगे बढ़ती रही। भारती त्योहारों के हिसाब से बाजार में सामान बेचा करती थी। अभी रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ रहा था, जिसमें भारती अपने हाथों से सुंदर सुंदर राखियां बनाकर बाजार में बेचा करती थी। भारती के पास गुणों की कोई कमी नहीं थी। वे इतनी सुंदर राखी बनाती थी, जिस वजह से सारे ग्राहक उसी से राखी लेने आते हैं। बहन जी, मुझे 4 दर्जन राखी दे दो। आखिर ये राखी लाती कहाँ से हो तुम? इतनी सुंदर जो है। अरे दीदी, ये राखी मैंने अपने हाथों से बनाया है। सच बताओ तो मेरा खुद का कोई भाई नहीं है, लेकिन राखी बेचकर ये सुकून मिल जाता है कि मेरे हाथ की बनाई हुई राखी मेरे ग्राहक के जरिए मेरे उन प्यारे भाइयों की कलाई पे जाएगी, जिनको मैं जानती तक नहीं हूँ। और खुशी इस बात की है कि मेरे एक नहीं अनेकों भाई हैं इस बार। सच में ये राखी तुम बनाती हो? गजब टैलेंट है तुम्हारे अंदर तो। इतना सुंदर राखी, वाह! तभी कहो कि इतने ज्यादा ग्राहक क्यों आते हैं तुम्हारे पास। अगर इतनी सुंदर सुंदर राखी होगी तो ग्राहक भी यही आएंगे। वाह वाह! चलो मुझे जल्दी से राखी दे दो। बहुत सुंदर राखी है तुम्हारी, जितनी तारीफ करो उतना कम है। अरे दीदी, अब इतना भी तारीफ क्या करना है। चलो ये लो अपनी राखी, मैंने पैक कर दी है। मेरा नाम से भी एक राखी एक्स्ट्रा बांध देना अपने भाई को। हाँ हाँ, क्यों नहीं, टेंशन मत लो, मैं जरूर बांध दूंगी। आखिर इतने प्यार से जो तुमने बनाया है राखी। भारती के सामने एक कोमल नाम की औरत भी राखी बेच रही थी, लेकिन कोमल के पास कोई ग्राहक राखी लेने नहीं आ रहा था। कोमल की राखी बहुत महंगी थी और भारती की राखी के मुकाबले बहुत ही कम आकर्षित नजर आ रही थी। भारती की राखी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। यह सब देखकर कोमल मन ही मन भारती से जल रही थी। उसे बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था। आखिर भारती अपने आप को समझती क्या है? 2-4 ग्राहक इसके पास के आ जाते हैं, ये तो उनसे लंबी लंबी बकवास करने लग जाती है। अपनी बातों में ग्राहक को फंसाने की आदत है इसको। मुझे तो लगता है आदमियों के साथ साथ औरतों को भी बहलाना फुसलाना आता है इसको। आदमियों को तो खैर अपनी जवानी की जाल में फंसा लेती है ये, लेकिन औरतों को मुझे तो ऐसा लगता है कि औरतों को सस्ती राखी बेचती होगी, तभी तो ये सब इसी के पास जाते हैं। इस दुनिया में लोगों को अच्छी चीजों की कदर ही नहीं है, घटिया सी राखी के पीछे पड़ रहे हैं। इस भारती का कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, वरना राखी का त्योहार चला जाएगा और मेरी एक भी राखी नहीं बिकेगी। ऐसे ही एक रात को भारती अपने घर जाती है। भारती बहुत खुश थी। वे अपनी सास को बोलती है, माँ जी, आज ना मेरी बहुत अच्छी बिक्री हुई है, बहुत अच्छे ग्राहक आए थे मेरे पास। मुझे ऐसा लगता है कि रक्षाबंधन तक थोड़ी अच्छी कमाई हो जाएगी, तो रक्षाबंधन वाले दिन हम मिठाइयाँ बेचना भी शुरू कर देंगे। इससे हमारी और अच्छी बिक्री हो जाएगी और हमारे जीवन में जो बुरी परिस्थिति है वे चली जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। भगवान तुझे ऐसे ही आशीर्वाद दे ताकि तू अपने जीवन में यूं ही तरक्की करती रहे। भगवान ने मेरा बेटा तो छीन लिया, लेकिन दूसरे रूप में मुझे तुझे दे दिया भगवान ने। सच बताऊं बहू, अगर तेरी जगह कोई और होता ना तो शायद दूसरी शादी करने के बारे में सोचता, लेकिन तूने दूसरी शादी के बारे में ना सोचकर अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के बारे में सोचा। मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरी ऐसी बेटी है। माँ जी, दूसरी शादी करना कोई ऑप्शन नहीं होता। मुझे पता है कि जीवन में जीवन साथी का एक अहम हिस्सा होता है, लेकिन जीवन साथी के चले जाने के बाद जो जिम्मेदारियाँ होती है उसे निभाना भी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होता है, तो उसे मैं नहीं छोड़ सकती। मुझे बस अपनी माँ और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, उन्हें अच्छी परवरिश देनी है। चलो बहुत बातें हो गई, मैंने खाना लगा दिया है, जाके चल खाना खा लेते हैं और आराम से सो जा। कल सुबह मार्केट में भी तो जाना है ना तुझे। सुबह से लेकर शाम तक मार्केट में ही रहती है, अपना जरा ख्याल भी नहीं रखती है तू। जल्दी चल खाना खा ले और फिर सो जा। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। थोड़ी देर बाद सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह भारती मार्केट जाने की तैयारी करना शुरू कर देती है। भारती देखती है कि उसके पास एक भी राखी नहीं है। सारी राखी चोरी हो चुकी है घर में से और बाकी का सामान भी गायब था। दरअसल चोरी किसी और ने नहीं बल्कि कोमल ने करवाई थी। ये सब देखकर भारती रोने लगती है। तभी वहाँ उसकी सास आती है। भारती अपनी सास को सारी बातें बताती है। माँ जी देखो ना, मेरी एक भी राखी नहीं है घर में। बाजार का सारा सामान मैंने गोदाम में रखा था, पूरा गोदाम खाली है माँ जी। अब मैं कैसे बाजार जाऊंगी? मेरे सारे ग्राहक टूट जाएंगे।
माँ जी, ऊपर से रक्षाबंधन का त्योहार भी बस 2-3 दिन में आने ही वाला है। इतने दिनों में मैं क्या करूँगी? किसको मेरी तरक्की हजम नहीं हो रही थी जिसने मेरे साथ ये सब किया। ये सब क्या हो गया भगवान जी? क्यों गरीबों की परीक्षा ले रहे हो? इतनी मेहनत से मेरी बहू ने ये सब किया था और उसकी मेहनत को अचानक से किसकी नजर लग गई रे? ऐसे ही समय बीत जाता है। कोमल के इतना सब करने के बावजूद भी लोग भारती की बनाई हुई राखी ही लेना चाहते थे, लेकिन भारती बाजार जाना बंद नहीं कर देती है। और एक दिन कुछ ग्राहक भारती के घर का पता पूछते पूछते उसके घर पर आ जाते हैं। भारती उनको सारी बातें बताती है। इसके बाद वे भारती से बोलते हैं, कोई बात नहीं, जो हुआ उसे तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आगे की शुरुआत जरूर कर सकते हैं। तो आपको किसी भी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप हमारे लिए हमारे साथ राखी बेचने का काम करोगी। आपको राखी बाजार में बेचने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे लिए राखी बनाना शुरू करो। हम उन राखी को ऑनलाइन बेचेंगे और जिसे जरूरत होगी वो ऑफलाइन भी ले सकता है। हमारा राखी बनाने का बहुत बड़ा बिजनेस है। जब हमें पता चला कि आप अपने हाथों से इतनी सुंदर राखी बनाते हो, तो हम रास्ता पूछते पूछते आपके पास आ गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नहीं पता कि आप मेरे जैसे गरीब पर इतना बड़ा एहसान कर रही हो। मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। बस इतना चाहती हूँ कि जो भी मेरे साथ बुरा कर रहा है उसका फल तो उसे भगवान देंगे। मुझे किसी से कोई बाहर कुछ मतलब नहीं रखना। बस इतना चाहती हूँ कि सब कुछ भूलकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, फिर अब आपको हमारे लिए राखी बनानी है। राखी बनाने के लिए आपको जो सामान चाहिए होगा वो सब मेरे वर्कर आपको लाकर दे देंगे। आपको बस राखी बनाने के लिए कौन सा डिजाइन बनाना है और कौन सी राखी बनाने से हमें ज्यादा फायदा होगा। और हाँ, हमारे कुछ ऐसे कस्टमर है जिनको अपने हिसाब से राखी कस्टमाइज करना है, तो आपको वो ध्यान देना होगा। भारती उन ग्राहक के साथ मिलकर राखी बनाने का काम शुरू कर देती है। देखते ही देखते कुछ समय में भारती सुंदर सुंदर राखी बनाना शुरू कर देती है। अब भारती की बनाई हुई राखी हर जगह मशहूर हो गई थी। हर कोई भारती के हाथों की बनी हुई राखी लेना चाहता था। इस तरह से भारती अपने जीवन में मेहनत करते हुए आगे बढ़ती है। शिवानी का बर्थडे आ रहा था। उसका बॉयफ्रेंड मयंक उसके बर्थडे पर उसके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा था। वे उसे डेट पर ले जाता है और गोल्ड की रिंग गिफ्ट करते हुए कहता है, ये लो मेरी जान, अभी तो तुम्हें गोल्ड की रिंग दे रहा हूँ। बहुत जल्द तुम्हें मैं डायमंड की रिंग भी गिफ्ट करूंगा, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में हीरा बनकर आई हो और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल की तिजोरी में कैद करना चाहता हूँ। ऐसे आज मेरा बर्थडे है, क्या अपनी माँ से नहीं मिलवाओगे मुझे? यार तुम्हें तो पता है ना कि मेरी माँ हमारी शादी के खिलाफ है। पूछा कि वो अपनी बहू अपने हिसाब से लेकर आए और मैं भी देखता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हें भगाकर ही लेकर क्यों न जाना पड़े। वैसे तुम्हारी माँ मुझे पसंद क्यों नहीं करती? मेरा मतलब है कि मेरे अंदर कोई कमी है क्या? अरे तुम नहीं समझोगी इस बात को। औरतों का दिमाग बहुत अलग तरीके से चलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि लव मैरिज वाली बहू ऐसी होती है कि अरेंज मैरिज की बहू ऐसी होती है। और जिस दिन तुम मेरे घर में रहने लगोगी और उस दिन मेरी माँ को पता चल जाएगा कि मेरी पसंद कभी गलत नहीं होगी। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि मैं उनको अभी से अपनी माँ मानती हूँ और ये भी पता है मुझे कि थोड़ा सा समय लगेगा उनको अपना बनाने में। बाकी तुम टेंशन मत लेना, शादी के बाद मैं उन्हें हमेशा खुश रखूंगी। मुझे पता था मेरी पसंद बहुत अच्छी है। वह सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे पास गोल्ड रिंग खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? मेरा मतलब है अभी तुम कोई जॉब भी नहीं कर रहे हो तो पैसे कहाँ से आए? तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं जॉब नहीं कर रहा तो मेरे पास पैसे नहीं है? मेरे पास इतने पैसे होते हैं कि मैं तुम्हारी छोटी मोटी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं। हाँ मैं मानता हूँ कि अभी मेरे पास जॉब नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे पॉइंट आउट करके बताओ कि मेरे पास जॉब नहीं है। अरे तुम मेरी बातों को गलत मत समझो। चलो अब छोड़ो, रिंग बहुत अच्छी है, मुझे घर छोड़ दो, काफी टाइम हो गया है। ऐसे ही रात को मयंक शिवानी को छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। मयंक की माँ कविता दीदी एक विधवा थी, उसके पेंशन से घर चलता था। जैसे ही मयंक आता है, कविता बोलती है, मयंक सच सच बताना, अलमारी में जो पैसे रखे थे वे तूने लिए है ना? हाँ लिए है तो। नहीं माँ, तू मुझे बार बार अपने 2 कौड़ी के पेंशन वाले पैसों को ताना देगी। अरे तूने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? न मुझे ढंग से पढ़ाया, न मेरे ऊपर अच्छे पैसे खर्च किए। अगर मेरी नौकरी नहीं लग रही तो वो तेरे कारण है माँ। यह दिन देखने के लिए मैंने तेरे को इतना बड़ा किया था। वे पैसे मैंने अपनी दवाई के लिए रखे थे। कम से कम मुझे कमा कर नहीं देता तो मेरे पैसे तो मत चुराया कर। अब मैं दवाई कहाँ से लाऊंगी अपनी? जो मर्जी करो, मुझे क्या, कहाँ से दवाई लाओगी, तुम्हारी दिक्कत है ये। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। मयंक अपनी गर्लफ्रेंड शिवानी से मंदिर में शादी कर लेता है। मयंक अपनी गर्लफ्रेंड के दिल और दिमाग में ये बात अच्छी तरीके से बैठा देता है कि उसकी माँ एक बुरे स्वभाव की औरत है और वे उसे
कभी भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए वे दोनों परिवार के खिलाफ जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। मयंक शिवानी को अपने घर ले आता है। यह सब देखकर मयंक की माँ बोलती है, ये सब क्या है मयंक, तूने शादी कर ली बेटा, तेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है क्या? तुझे जो दिल में आता है वही तू करता है। कम से कम मुझे तो इस बारे में बताया होता कि तुझे ये लड़की पसंद है, तुझे ये शादी करनी है, तेरी शादी में हंसी खुशी करवा देती। बस माँ, मैं आपसे कितनी बार शिवानी के बारे में बात कर चुका हूँ। आपने हमेशा कहा है कि मुझे शिवानी बिल्कुल पसंद नहीं है, और अब जब शिवानी इस घर में आ चुकी है तो आप अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। देखा शिवानी, ये है मेरी असली माँ। माफ करना माँ जी, आप मुझसे उम्र में बड़ी है काफी, इसलिए मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी कि इस उम्र में ऐसी हरकतें करना बंद कर दो, शोभा नहीं देता आपको। बेचारी सास चुप हो जाती है। मयंक शिवानी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शिवानी फिर भी बहुत समझदार लड़की थी। मयंक के लाख भड़काने के बावजूद वे अपनी सास को अपनी माँ की तरह माना करती थी। ऐसे ही एक दिन सास के सर में बहुत दर्द था। शिवानी तेल लेकर आती है और सास के सर में मालिश करना शुरू कर देती है। काश कि मेरा बेटा भी तेरी तरह होता बहू। उसे समझाते समझाते आज मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि अब मुझे लगता है कि मेरा बेटा कभी नहीं सुधरेगा। आप कहना क्या चाहती हैं माँ जी? क्या कमी है आपके बेटे के अंदर? उन्होंने मुझे जितना कुछ बताया है उस हिसाब से तो मुझे आप में कमी लगती है। देख बेटा, मैंने ना अपनी जिंदगी में बहुत गरीबी देखी है। जब मयंक छोटा था तभी उसके पिताजी मुझे और मयंक को छोड़कर चले गए थे। मैं ज्यादा नहीं 12वीं पास हूँ, और उस समय इतना पढ़ना बहुत होता था, जिस वजह से मुझे एक सरकारी दफ्तर में नौकरी मिल गई। मैंने घर और बाहर दोनों अकेले संभाला। मयंक को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया। लेकिन कहते हैं ना, टीचर और माँ बाप का कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले बच्चे को पढ़ाने का, लेकिन जब तक बच्चा अपना योगदान नहीं देगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। बात तो आपकी बिल्कुल सही है माँ जी, आप साफ साफ कहिए। अगर कोई बात है तो मुझे बताइए। मैं बस इतना चाहती हूँ बहू कि मेरा बेटा सुधर जाए। मुझे नहीं लगता कि मेरे रहने या ना रहने से उसे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन तू है जो कि उसे सुधार सकती है। 60 साल होने के बाद मैं रिटायर हो गई। मुझे हर महीने पेंशन मिलती है। इस पेंशन के सहारे मैं अपना घर चलाती हूँ, लेकिन मयंक पेंशन भी चुरा लेता है। अगर जरूरत हो तो पैसों की तो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन पैसों को वो न जाने क्या क्या करता है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो माँ जी, मैं आपकी सारी बातें समझ गई हूँ। ऐसे शाम को मयंक घर आता है। तभी शिवानी मयंक से बोलती है, यार मयंक ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे आखिर जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? और दूसरी चीज, मेरे बहुत ही सारे खर्चे हैं जिसे मैं आखिर कब तक नजरअंदाज करूँ? मैं जा रही हूँ अपने मायके। जब तक तुम खुद अपने पैरों में कमाना नहीं सीख जाओगे तब तक मैं यहाँ नहीं आऊंगी। यार ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाँ, तो मैं तभी आऊंगी तुम्हारे पास जब तक तुम अपनी मेहनत के पैसों से खुद का कुछ कर नहीं लेते। अब इसके लिए 5 साल क्यों न लग जाए, मैं नहीं आने वाली तब तक। इतना बोलकर शिवानी वहाँ से चली जाती है। मयंक शिवानी को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिवानी उसकी एक नहीं सुनती। शिवानी के जाने के बाद मयंक बहुत अकेला हो जाता है। शिवानी ने मयंक का फोन भी उठाना बंद कर दिया था। मयंक शिवानी को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करता है, और अब मयंक ठान लेता है कि अब एक अच्छी नौकरी पानी है। मयंक सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू कर देता है। वह दिन रात पढ़ रहा होता है। अब वह समय आ जाता है जब मयंक का एग्जाम था। मयंक की मेहनत रंग लाती है। मयंक एग्जाम क्लियर कर लेता है। मयंक के एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक आती है, जिसमें मयंक की नौकरी लग जाती है, और वे खुशी खुशी ये बात अपनी माँ और अपनी पत्नी को बताता है। इसके बाद शिवानी अपनी ससुराल वापस आ जाती है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि एक आदमी की तरक्की के पीछे उसकी माँ और उसकी पत्नी दोनों का ही हाथ होता है।